एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सियासत से बाज रहे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने आइन का हवाला पढ़कर सुनाया और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत ना करे। कुछ ना समझ और कम अकल लोग समझते हैं कि बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। वफाक सिंध हुकूमत को काम से रोकना चाहता है। ग्रेड 21 से 16 में से सिर्फ 4 अफसरान हमारे पास हैं। फेडरेशन के हमारे पास 67 अफसरान होने चाहिए, जिनमें से 47 की कमी है। वो काबीना रिजेक्ट कर। फेडरेशन इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द नॉट फेडरल ऑफिसर्स। ये फेडरेशन के अफसर हैं। ये बड़ा क्लियर करें इन ना अकल कम अकल, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, कम अकल ना समझ ना लोगों को जो माइक देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं। हम कहेंगे जो आपने 4 पीएस के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो। उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं। गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहां से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। Establishment division and establishment secretary should not play this dirty game with us. हम नहीं अलाउ करेंगे। चीफ सेक्रेटरी वही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। तो काबीना ने ये चीज देखते हुए कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहां से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का रद्द अमल सामने आ गया है। हलीम आदिल शेख कहते हैं आज मुराद अली शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेशान नजर आए। वज़ीर आला ने फेडरेशन को धमकी दी। अफसरान को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला ने गुस्से का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि सूबे सिंध ईमानदार अफसरान के मुस्तकबिल का कब्रिस्तान बन चुका है। वज़ीर आला साहब सिंध के अफसरान को सियासी ना बनाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपके वोटर नहीं है। नेशनल सुनामी सेंटर ने सोरमार गोट किमाड़ी में सुनामी सायरन नस्ब कर दिया। सायरन बजने पर मकीनों की भगदड़। सुनामी से बचाव की तरबियत का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानिए रबिया खान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सूमो गोट किमाड़ी में मौजूद हैं और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घर खाली कर कर बाहर निकल रही है। सुनामी की रिहर्सल करवाई जा रही है नेशनल सुनामी सेंटर की जानिब से और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे ना सिर्फ बल्कि ख़वातीन, बूढ़े जो है वो मर्द हजरात बड़ी तादाद में जो है वो घरों से आ रहे हैं। साथ साथ एक ज़ख्मी को भी लाया जा रहा है जो कि भगदड़ में जो है वो ज़ख्मी हुआ है और यहाँ पर जो है वो मरीज़ मौजूद हैं जिनको फर्स्ट एड के लिए कैंप जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे सुनामी ड्रिल का सिलसिला जो है वो जारी है और आप ये देख सकते हैं कि ये कैंप बनाया गया है जिसमें यहाँ पे मौजूद जो लोग थे, जो रिहायशी थे, उनको अपने घरों से निकालकर उनके घरों से निकालने के बाद जो है वो यहाँ एक कैंप में मुकीम करवाया गया है। यहाँ पर उनका क़याम करवाया गया है। लोगों की बड़ी तादाद अभी भी जो है वो अपने घरों से निकल कर आ रही है। सायरन जो है वो मुसलसल बज रहे हैं कि सुनामी अलर्ट के, कि सुनामी जो है वो आना शुरू हो गया है। नेशनल सुनामी सेंटर की जानिब से इससे पहले जो है वो रेडी गोट में भी ये ड्रिल करवाई गई थी और अब जो है वो यहाँ पर किमाड़ी में ये ड्रिल का सिलसिला जारी है जिसमें इनको बताया गया है कि किस तरीके से जब सायरन बजेगा सुनामी अलर्ट के लिए कि जो है वो इलाके में सुनामी आने वाला है और उनके डूबने का खदशा है, तो कैसे अपने घरों को खाली करना है। स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे जो है वो खुद को सुनामी के जो नुकसानात हैं उनसे महफूज रख सकते हैं। रबिया खान रिपोर्ट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तरामीम को आइन से मुतसातिम करार दे दिया। कहते हैं नए कवानीन के बाद सूबाई हुकूमत चल सकती है और ना ही वफाकी हुकूमत चल सकती है। इलेक्शन के इनेकाद का मामला मुतनाज़ है। इस्लाहात चोरी रोकने के लिए होनी चाहिए थी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो इलेक्शन चोरी करे इस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। इस कानून में है, पूरी दुनिया में किसी भी
स्टेट बैंक के पास। लेकिन बड़ा साफ नज़र आता है कि इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। फिर ये नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, वो तो एक लंबा खाता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सैकड़ों अरब पाकिस्तान के अवाम के खर्च को, कि अवाम का पैसा खर्च करके इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया जाए। यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले नैब अफसरान के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक ज़मीर अब्बासी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट में मुलजिम ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त पर केस की समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नैब अपने अफसरान के खिलाफ बदअनवानी की शिकायत पर तहकीकात करा रहा है। ज़मीर अब्बासी को फिलहाल कॉल अप नोटिस जारी नहीं किया। मुस्तकबिल में ज़मीर अब्बासी से तहकीकात की ज़रूरत पड़ सकती है। तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है। अदालत ने साबिक नैब तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी की हिफाजती जमानत मंजूर करके 10 रोज़ में ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। काबीना ने सिंध हाई कोर्ट की सर्किट बेंच मीरपुर खास में कायम करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध काबीना का फी मन गंदम की खरीदारी के लिए 2200 रुपये मुकर्रर करने का फैसला सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास में भी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुआवन खुसूसी डॉक्टर हारिस गजदर ने ब्रीफिंग दी और बताया कि वफाकी हुकूमत ने 180 बिलियन रुपए से अजनास की सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत 35% जबकि सूबे 65% शेयर अदा करेंगे। इजलास में सिंध काबीना ने 2200 रुपये फी 40 किलोग्राम की खरीदारी की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया है, जो कि गुज़श्ता साल 2000 रुपए थी। काबीना इजलास के फैसले के मुताबिक विफाक और सूबाई हुकूमत 50-50% के तनासुब से सब्सिडी देंगे। सिंध काबीना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दे दी। वज़ीर सिंध ने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट्स खत्म करने की भी हिदायत जारी कर दी है। काबीना इजलास में 9 नवंबर 2021 को सिंध से 4 PAS के ग्रेड 20 और 7 पुलिस सर्विस के अफसरान के तबादले के हवाले से आगाही दी गई। कैबिनेट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबे के किसानों के फ़ायदे के लिए गंदम की कीमत में 200 रुपये का इजाफा किया। चाहते हैं कि गंदम के हवाले से खुद कफील हो जाएं। सूबे में गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल 2000 रुपये फी मन कीमत रखी थी गंदम की, और पिछले साल से इस साल तक जो इंक्रीज हुई है इनपुट्स की, जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, डीजल, बाकी जो लेबर चार्जेस वगैरह उनको कंसिडर करते हुए उसमें 2200 रुपये फी मन काबीना ने किए। जो हम प्रोक्योर करेंगे वीट, वो 2200 रुपये फी मन के हिसाब से करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है। तो पिछले साल में 2000 रुपये रखी थी कीमत और 5000 रुपये बोरी बन रही थी, और 5000 पे हमें क्रिटिसाइज़ किया गया और ख़ुद ने 6200 या 6300 रुपये बोरी के रेट पे इंपोर्ट की। यानी बाहर के जो फार्मर्स हैं कि उनको तो आप फ़ायदा देना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के फार्मर्स को फ़ायदा देना नहीं चाहते। वीट प्रोडक्शन को इनकरेज करें ताकि हम खुद कफील हो सकें। हुकूमत ने रवा साल मुकम्मल सिलेबस बहाल करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इस साल मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मई और जून में होंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। खुशी का मुकाम है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह ये बीमारी का मामला कम हुआ है, तो अब हम तालीमी जो साल है उसके ऊपर उसी तरह जा रहे हैं जैसे कि पहले था। आज की बैनुल-सूबाई जो वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और IBCC के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और सारे वज़राए तालीम मौजूद थे, ये फ़ैसला हुआ कि इम्तिहान मई जून में होंगे
मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो OA लेवल के एग्ज़ाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने टैक्स रेट में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि सीएनजी स्टेशन बंद करने पर मजबूर हैं। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहर कायद में सीएनजी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन शुएब खान जी का कहना है कि हुकूमत सीएनजी सेक्टर को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीएनजी पर रिलीफ ना देना गरीबों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है क्या हम इनके लिए कलेक्शन के लिए रह गए कि ये लोग फर्दर हर किस्म का टैक्स हम पे बार बार नाफिज करते रहें और हमें कहा जाता है कि जी आवाम को ट्रांसफ़र कर दें, आवाम को देते हैं। सीएनजी एक गरीब आदमी का फ्यूल है। रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो लोग यूज़ करते थे इसको। खुदारा ये जो सीएनजी सेक्टर को तब्दीली सरकार दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे इनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा हमारे सीएनजी सेक्टर को बचाएं, हमें कोई सब्सिडी दें। शुएब खान जी का कहना है कि सीएनजी सेक्टर को कभी बंद किया जाता है तो कभी महंगी कर दी जाती है। हुकूमत ने अगर इकदाम ना किए तो सीएनजी स्टेशन बंद करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। गैस बहरान का साया सनतों पर मंडलाने लगा। कोरंगी सनती एरिया में गैस प्रेशर में कमी के बायस सनतकारों को माल तैयार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त सनतकार अफीफ राशिद के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची शहर के अगर हवाले से बात करें तो इस वक्त गैस का जो बहरान है वो फिर से एक बार सर उठाने लगा है और ख़ास तौर पर सनतों के हवाले से बात करें तो गैस प्रेशर्स में कमी का शदीद सामना है। बिलखुसूस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के दौरान गैस प्रेशर्स जो हैं वो ना होने के बराबर मौसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सनतकार जो है वो खासे परेशान है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए CEO अफीफ ग्रुप के जो हैं वो मौजूद हैं। अफीफ साहब खुद हैं। अफीफ साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है गैस की और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी होते हैं, इन दिनों में सीज़न है, गैस प्रेशर्स की वजह से क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। गैस प्रेशर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रोडक्शन हमारी जो है वो 20% की कैपेसिटी पे चल पा रही है। ज़्यादातर मशीनें बंद हैं क्योंकि गैस का प्रेशर पीछे से नहीं आ रहा, जिस चक्कर में हमारे बॉयलर्स नहीं चल पा रहे हैं। हमारी जो बाकी मशीन्स हैं उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं सिर्फ गैस के प्रेशर की वजह से। और जब गवर्नमेंट को पता है कि इस टाइम के ऊपर गैस के प्रेशर का इशू आता है तो हमें इसका कोई हल पहले से निकाल के रखना चाहिए। मेरे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पेंडिंग होते जा रहे हैं इस चक्कर में कि गैस नहीं है हमारे पास। तो ये एक बहुत ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है जिसको गवर्नमेंट को बहुत जो है फोकस करके देखना चाहिए कि इसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं और हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को कैसे गैस प्रोवाइड करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क की बैकबोन है। बिल्कुल, इस वक्त अफीफ साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को फिलफौर जो है वो ऐसी पॉलिसी जो है वो मरतब देनी चाहिए जिससे कि सनती पहिया जो है वो चलता रहे और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो सीज़न है और अगर गैस प्रेशर्स को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया गया इंडस्ट्री को तो जो गैस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं और मुल्क की जो मईशत है जो एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है उसको नुकसान पहुँचने का ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जुम्मे को होगा। मुआशी माहिरीन शरह सूद में 1% तक इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, जबकि मौजूदा शरह सूद 7% है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। रिसर्च रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक स्टेट पॉलिसी कमेटी का इजलास जुमे को तलब कर लिया है। माशी जायजे के बाद कमेटी अगले 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान करेगी। मार्केट शरह सूद में 75 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक इजाफे की तवक्को कर रही है, जबकि मौजूदा शरह सूद 7.25% है। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की बढ़ती शरह और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए शरह सूद में इजाफे की तवक्को है। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि स्टेट बैंक माली साल 2022 के लिए महंगाई की शरह और करंट अकाउंट खसारे के लिए अपने तखमीनों पर नजरसानी करेगा। माशी माहिरीन के मुताबिक पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी सख्त होने के इशारे मिले हैं। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़रीन गजल उमर ने अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार उनकी पहली अहलिया और बेटे जवाद को करार दे दिया है। ज़रीन उमर के मुताबिक उमर शरीफ को जवाद जुलाई में मेरे घर से लेकर गए। उमर उस वक्त ठीक थे। उमर शरीफ से मेरी बात भी नहीं करवाई जाती थी। जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उमर शरीफ की सेहत बिगड़ी। आपको बता रहे हैं कि मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़नी उमर ने अपने शोहर की मौत का जिम्मेदार इनकी पहली अहलिया और बेटे जवाद को
करार दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ मजीद बात करने के लिए ज़री उमर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उमर शरीफ एक लेजेंड थे जिनकी जो इंतकाल से सारे ही गमज़दा हैं। एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने। आप कह रही हैं कि पहली अहलिया है और उनके बेटे जवाद की वजह से उनकी मौत हुई, क्या कहेंगी आप? जी, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब डॉक्टर ने उमर की जब तबीयत ख़राब हुई है, उमर को जब वो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। और हमने जब फ़ोन करके पूछ भी रहे थे, मैं उमर को मुसलसल फ़ोन कर रही थी तो उमर का फ़ोन बंद आ रहा था और उमर के सारे दोस्त और सब कॉल्स वगैरह कर रहे थे तो फ़ोन बंद था। और जब जवाब से बात की तो उन्होंने कहा कि वो घर पे हैं, तो उमर को वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने वहाँ खुद बुलाया हॉस्पिटल और उन्होंने मुझे उमर की जब ये कंडीशन बताई तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जवाद को वो 5 दिन पहले ये बता चुके हैं और जब 5 दिन में कुछ नहीं हुआ है तो उन्होंने मुझे बताया। तो जब मुझे उमर की कंडीशन पता चली तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी उम्र का कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो उमर के इसी चीज वगैरह करवाया हुआ था तो उमर बिल्कुल ठीक थे। क्रेटिनाइन वगैरह भी जून में मैंने उमर का चेक कराया 1.7 था और उमर के सारे टेस्ट मैंने करवाए हैं तो ठीक था। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ है, उसकी वजह से उनका एक बॉल लीक हो गया और इस क्लिपिंग के लिए आपको लेके जाना है। उन्होंने 3 कंट्रियां बताई थी जिसमें अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब। और टाइम चूंकि उन्होंने कम बताया था, उन्होंने बोला कि जी 15 दिन से पहले ही आपको ये सब कुछ करना है, उनको लेके जाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना है, अदरवाइज हम उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो हाई रिस्क है और अगर वो भी नहीं की तो ये 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सोचें कि जब टाइम इतना कम हो तो आप कोशिश करेंगे कि किसी करीब कंट्री में लेके जाएं। तो मैंने जब वसीम भाई को बुलाया और जब हम सबसे डिस्कस किया तो मैंने ये कहा कि हम उनको सऊदी अरब लेके चलते और हमने 3 हॉस्पिटल वहाँ पे देख भी लिए, जो हमें पता चल गया था कि 3 हॉस्पिटल जहाँ क्लिपिंग होती है। तो उसके जवाब में बहुत गुस्सा किया, उसने कहा कैसे आप लेके जा सकती हैं, और ये उमर के दोस्त भी जानते हैं, वसीम भाई साथ खड़े थे, उसने कहा कैसे लेके जा सकती हैं, आप हैं कौन उनको लेके जाने वाली है, मैं हूं उनका फोन, मैं हूं उनका बेटा, आपकी कोई औलाद भी नहीं है, आपका हमारे से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं कि आप उन्हें यहाँ से लेके जा सकती हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं हूं उनका बेटा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये उसके अल्फाज और उसे खुद से पूछे, उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जाने की इजाजत दूंगा, इसके अलावा मैं किसी जगह जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब उसने ये बात की तो मुझे सबने समझाया कि देखे, मैंने कहा देखे हम करीब से करीब, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो करीब से करीब कंट्री लेके जाएंगे। अभी टीवी पे अनाउंसमेंट, और टीवी पे अनाउंसमेंट भी यही हुआ, 3 कंट्रीज के नाम लिए गए, और जब लिए गए रात को 11 बजे के प्रोग्राम में तो भी सुबह उसने कहा कैसे उन्होंने नाम लिया, उनको भी कहा कि आपने कैसे नाम लिया, आप सिर्फ अमेरिका की बात करें। तो इस तरह से ही करके फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए अगर हमने ये बात मीडिया पे निकली तो ये किसी और तरफ मामला चला जाएगा और अभी हमने सिर्फ उमर की जान बचानी है। तो मैंने फिर मैंने सारा अमेरिका का अरेंजमेंट किया, और उसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है 4 दिन वीजे में लगे। फिर सिंध गवर्नमेंट ने जो पैसे एयर एम्बुलेंस को देना था तो अब वो उन्होंने पैसे टाइम पे दिए, बट क्या है कि वो डॉलर में कन्वर्ट होने में फिर एक वीकेंड आ गया, उसमें फिर टाइम, फिर एयर एम्बुलेंस 1 हफ्ते में आई, तो इस तरह करते 15 डेज उमर को यहीं हो गए। उमर का यहाँ पे डायलिसिस किया गया जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और उनको एक हार्ट अटैक हुआ। जर्मनी जब मैं पहुंची हूँ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इजाजत दी इन्हें ट्रैवल की, ये तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, इनको ट्रैवल में ही शौक लगा है, और जिसकी वजह से जो है ना ये, और जब उमर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, एयर एम्बुलेंस वाले डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, और एयर एम्बुलेंस वापस आ रही थी, उसपे भी इसने मुझ पर शोर किया, सारे पैसे जाया हो गए, फला हो गया, और ये एयर एम्बुलेंस चली जाएगी फला। मैंने कहा भाई कुछ कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे, फला कर लेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, इसी एयर एम्बुलेंस में इसने वहाँ सिग्नेचर किए हैं और हाई रिस्क, उसने एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर ने जिस टाइम मैं जा रही थी उसने उस टाइम भी जवाब को बोला कि आपको पता ना 100% जो हाई रिस्क है उस पे आप इनको भेज रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, इसने साइन किए, इसने खुद ने बोला हाँ मुझे पता है सब कुछ, और मैं 100% हाई रिस्क पे उनको भेज रहा हूँ। तो इसलिए मुझे चूंकि जाहिर इतने दिन हो गए, जब मुझे मेरे शौहर याद आता है तो मुझे ये सारी बातें भी याद आती हैं कि उस टाइम अगर ये लोग मेरी बात मान लेते, मुझ पर प्रेशराइज ना करते, तो शायद हम किसी करीबी हॉस्पिटल में होते, किसी करीबी कंट्री में जा सकते थे। इंडिया में भी होता था, इंडिया के डॉक्टर से भी मैसेजेस आ गए थे, तो हम
किसी करीबी कंट्री गए होते तो हो सकता किसी है कि करीबी शायद उमर को ममालिक या किसी करीबी मुल्क में जाकर इनका इलाज करवाया जा सकता था, लेकिन बेटे जवाद उमर की अफरा तफरी की वजह से और उनके फैसलों की वजह से इनको अमेरिका ले जाने का फैसला किया गया, जिस पे ज़री उमर अभी कह रही हैं कि वो मुत्तफिक नहीं थी। ज़री उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है राहिल बेग, हमारे नुमाइंदा। राहिल, ये एक ऐसा सानहा था जो कि आपके लिए, हमारे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अफसरदा सा दिन था जब उमर शरीफ हम में नहीं रहे, और अब एक नई खबर उनसे रिलेटेड सामने आती है। ज़री उमर उनकी अहलिया हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो पहली अहलिया थी और उनके बेटे जवाद उमर, उनकी वजह से ये तमाम तर नुकसानात हुए और आज उमर शरीफ हम में नहीं है। ये मामला क्या है राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, जब उमर शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई कि वो हम में मौजूद नहीं है, यकीनन एक कहका मर गया था तो हर जगह अफसरदगी का आलम था, दुनिया भर में उनका गम मनाया गया। और कुछ दिन से ही ज़री गज़ल का अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो उसके ऊपर इस तरह की कुछ बातें या चीज़ें सामने आ रही थी, जिनमें वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि मैं उमर शरीफ को मारने वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं रोज़े क़यामत उनका गिरेबान पकड़ूंगी, जिन्होंने मेरे उमर को रुलाया है, जो दुनिया को हंसाते थे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मगर आज वाज़े तौर पर ज़री गज़ल ने नाम लेकर ये कहा है कि उमर शरीफ की मौत की जो वजह बने हैं वो जवाद उमर बने हैं, और जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उनकी सेहत बिगड़ी और जवाद उमर खुद अमेरिका जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद अमेरिका के लिए फोर्स किया, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से 3 मुल्क बताए गए थे और उन तीनों मुल्कों को, 2 मुल्कों को तरजीह नहीं दी गई जबकि अमेरिका को दी गई। और इसके साथ साथ ज़री गज़ल ने ये भी वाज़े तौर पर कहा कि जो उनकी साहबजादी हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सदमा उमर शरीफ को उनके इंतकाल का लगा था, हिरा उमर का, तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी इन्होंने जवाद उमर को करार दिया है। और ज़री गज़ल का ये भी कहना था कि उमर कहा करते थे कि जो हीरा की मौत हुई है उसका जिम्मेदार भी जवाद है। उसके बाद से उमर शरीफ साहब ने लाहौर जाना तर्क कर दिया था, लाहौर नहीं जाते थे और इधर ही रहते थे। और 21 जुलाई को उमर शरीफ साहब को उनके साहबजादे जवाद उमर उनके घर से ले गए, ज़री गज़ल के घर से, तो उनके मुताबिक उनकी तबीयत ठीक थी, उसके बाद खराब होगी। इसी मामले को जानने के लिए जब हमने जवाद से राब्ता किया है तो ताहाल उनका नंबर जो है कि मुसलसल बेल जा रही है, मगर उस बारे में इस मामले पर भी बात करने से थोड़ा गुरेज कर रहा है। जी ठीक है, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा, और अहलिया उमर शरीफ ज़री उमर हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया इस अपने बयान पर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फीमन रुई की कीमत में 1000 रुपये इजाफे से मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कॉटन जर्नल्स फॉर्म का कहना है कि नवंबर तक कपास की आमद में पिछले साल की निस्बत 70% इजाफा हुआ है। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि रुई की कीमत रिकॉर्ड 1000 रुपये फीमन इजाफा हुआ है, और जिससे फीमन रुई की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 18,000 रुपये तक पहुँच गई है। नवंबर तक कपास की आमद में पिछले साल की निस्बत 70% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने और एनड्राइव ऐप मुतारिफ करवा दी है। आपको बताएं कि हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिर और शहरी हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स अब किसी भी वाक़े की रिपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एंड्रॉयड ऐप मुतारिफ करवा दी है। हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिर और शहरी हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स अब किसी भी वाक़े की रिपोर्ट कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला किया कि जो मुसाफिर हवाई सफ़र करते हैं उनको परेशानी होती थी, कोई भी जैसे डिले होता था या उनकी जो मुश्किलात होती थी, उसके हल के लिए एक एंड्रॉयड ऐप मुतारिफ करा दिया। वो मुसाफिर हो या हवाबाजी से मुंसलिक जो इदारे हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, वो किसी भी वाक़े की रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें सहूलत दी गई है, जो शिकायत कुनिंदा है या मुसाफिर है, वो उसके साथ कोई सबूत के लिए जो चीज़ें, तस्वीर, वीडियो भी अपलोड कर सकता है इस एप्लीकेशन में। साथ ही अपना वजाहती बयान के मेरे साथ ये हुआ है वो भी दे सकता है, यानी कि जो कवायद के हिसाब से जो उनको सहूलत नहीं दी गई उसकी भी शिकायत कर सकता है। साथ ही यहाँ पे ये भी सहूलत दी है सिविल एविएशन की वेबसाइट पर भी जो है एडवाइड एप्लीकेशन के अलावा वो भी शिकायत दर्ज करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। तलब बढ़ने पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा होकर 174 रुपए से तजावुज कर गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की 11 पैसे कमी से 173 रुपये 65 पैसे तक गिर गया था और कारोबार के दौरान तलब पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज़ की
₹73.76 से बढ़कर ₹174.40 पर पहुंच गया। कोरंगी अलावाला टाउन में एक घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। वाक़े में बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कोरंगी अलावाला टाउन का ये इलाका है जहां पर घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। वाक़े में बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी अल्लाहवाला टाउन का इलाका है जहाँ पे घर के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि धमाका किचन में मौजूद लालटेन के सिलेंडर में हुआ था, जिसमें किचन में और घर के अंदर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। जख्मियों में एक खातून और 2 बच्चे बताया जा रहा है शामिल है, जिनको तिब्बी से इमदाद के लिए फौरी तौर पर सिविल बंद स्पॉट मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में गैस न होने की सूरत में छोटे बड़े गैस के सिलेंडर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। ठीक है, सऊद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने कहा है कि तालीमी इदारों में मनशियात के सदबाब के लिए कोशा हैं। मुआशरे में सेहतमंदाना रुझानात के फ़रोग़ के लिए मुस्बत रवैयों को परवान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तिब का शोबा नौजवान अमली मैदान में किरदार अदा करें ताकि कायदे आज़म का तरक्की याफ्ता पाकिस्तान ख्वाब पूरा हो सके। कराची की आवाम का शहर में अमन व अमान के लिए ताउन कलीदी हैसियत रखता है। शहर में समंदरी हवाएं बंद हैं, जबकि खुश्क और आलूदा हवा के डेरे हैं। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची आज 8वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 160 से 163 रही। शहर में जारी हवा इंसानी सेहत के लिए मज़रे सेहत करार दी गई है। डॉक्टर्स ने शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा दिया। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मज़रे सेहत, जबकि 200 से 300 तक शरह इंतहाई मज़रे सेहत ज़ाहिर है। बल्दिया उज़्मा कराची के लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेबॉरेटरी बंद कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि KMC की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बायस लैब बंद की गई है। दीगर अस्पतालों की तरह लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी सिंध हुकूमत की तहवील में जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर अस्पतालों में जहां सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, वहां लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो है वो फंडिंग की कमी के बायस यहाँ की जो लेबॉर्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के हवाले से लोगों को शिकायत है कि उनके अल्ट्रासाउंड जो है वो 1 बजे के बाद जो है वो नहीं किए जाते। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इनको भेजा जाता है। जबकि सबसे बड़ा जो मसला है बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में वो मेडिसन का है। बल्दिया उज़्मा कराची के किसी भी अस्पताल का अगर जिक्र करें वहाँ पर मरीज़ों को अद्वियात की फराहमी मुमकिन नहीं होती है। सिर्फ इन अस्पतालों को दोपहर तक जो है वो OPD के तौर पर चलाया जाता है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो लेबॉर्ट्री है उसका तमाम का तमाम जो टेक्निकल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड करने वाले यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो फंडिंग का है। यहाँ पर लोगों को फंडिंग नहीं, जो इंतज़ामिया उसको फंडिंग नहीं की जाती, जिसके बायस यहाँ अस्पताल इंतज़ामिया मरीज़ों को किसी भी किस्म की तिब्बी सहूलियत फराहम करने से कासिर है। इसके अलावा अगर जिक्र करें दीगर अस्पतालों की तरह, तो ये जो लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है इसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने इससे तमाम का तमाम जो डेटा है वो मांग लिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले चंद माह के दौरान लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी सिंध हुकूमत की तहवील में चला जाएगा। जी आ सके। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहरगाद के कलब में वाक़या तारीखी KG जिमखाना ग्राउंड तहवील में अरसे से बदहाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी मैं इस वक्त KG जिमखाना ग्राउंड जो कराची गॉन्स एसोसिएशन का ग्राउंड है, नुमाइश पर शहर कायद में मरकज़ में वाक़ई यहाँ पर मौजूद है। ये बड़ा तारीखी ग्राउंड है जिसको एक कम्युनिटी जो है पिछले 100 साल से चला रही है। इस ग्राउंड को मुख्तलिफ
लोगों ने जो है इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम किया, लेकिन यहाँ पर ग्रीन लाइन के बनने की वजह से इस ग्राउंड को हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। अब ग्रीन लाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने वादा किया था इस ग्राउंड को असली हालत में इसकी तामीर नौ का, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे बजरी ऐसे पड़ी हुई है, जगह जगह पत्थर, ब्लॉक और मिट्टी हो रहा पूरा ग्राउंड। तो ये तवील अरसे से ग्राउंड जो है काफ़ी बदहाली का शिकार है और मुतलका जो महकमे हैं उसको इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि नौजवान जो इस ग्राउंड पे क्रिकेट खेल सकें और बेहतर माहौल में क्रिकेट हो जहाँ सके पहले यहाँ पर होती रही है। यहाँ पे अशरफ ताई जो पाकिस्तान के मारूफ कराटे काज हैं, उनका भी यहाँ पे ऑफिस है, वो भी जो है तोड़ के अब दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, लेकिन उनसे भी वादा यही किया गया कि उनको दोबारा बना के दिया जाएगा। उनका यहाँ पे जो कराटे सेंटर है, अशरफ ताई कराटे सेंटर, उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ जो बड़ी तादाद में नौजवान आके क्रिकेट खेलते हैं और अशरफ ताई सेंटर में कराटे भी सीखने आते हैं। तो जो मुतलका महकमे हैं वो शायद इस काम में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे जल्द अज जल्द जो काम है, जो तामीर नौ का काम है वो मुकम्मल गए ताकि नौजवान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। शहर कायद के 70 साला लोहार नसीमुद्दीन ने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक हाथ से मट्ठी के सेब तोड़ने के मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। रिपोर्ट देखिए। शहर कायद से ताल्लुक़ रखने वाले नसीमुद्दीन 45 साल से वेल्डिंग के काम से वाबस्ता हैं। लोहे की खिड़की दरवाजे बनाने का काम करते हैं। 70 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा कर एक नई तारीख रकम कर दी। इंग्लैंड के डोनी बैक्स्टर के 1 मिनट में 13 सेब तोड़ने के रिकॉर्ड को 18 सेब तोड़कर अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड बनाने के बाद नसीमुद्दीन का कहना था कि सारी जिंदगी लोहे के साथ काम किया है, इसलिए हाथ भी लोहे का ही हो गया है। ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कामयाबी मिली। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नसीमुद्दीन पाकिस्तान के लिए मार्शल आर्ट्स में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 73 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद राशिद के वालिद हैं, जबकि इनकी पोती भी सिर्फ 7 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। नसीमुद्दीन का कहना था कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम करता हूँ, जिन्होंने पहली मरतबा वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दी। इकरा यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा कुतुब मेले के इनेकाद किया गया, जहां तलबा और तालबात की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा सैयद जुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त कुतुब मेले में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जैसे कि इस वक्त हम इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मौजूद हैं और आज इकरा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बुक फेयर का इनेकाद किया गया है, जहां पर दिलफरेब और मुनफरिद किताबों की नुमाइश की गई है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बॉटनी और जो हमारी जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक जो है किताबों की नुमाइश की गई है। यहाँ पर तलबा व तालिबात की जानिब से शिरकत भी की गई है और बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक तलबा मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो इस बुक फेयर की मुनासिबत से क्या पैगाम देती हैं। Hello, Assalamu alaikum. It's an amazing initiative and we as a students, we're proud to be here and we'd like it to continue forever. And it's a big thing that we come here, we buy things, we love books, and I'm a BBA student, so yeah, this is a great thing for me. Yeah. And it is an interesting event. They should organize, our university should organize it in a way, weekly, monthly basis, so we can come and celebrate in here. थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ तलबा मौजूद थे, उनका यही कहना था कि इस तरह की नुमाइश जो है फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी इस तरह की नुमाइश का इनेकाद होना चाहिए और इस किताब की अहमियत को उजागर रखने की अभी तक हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किताब की अहमियत को उजागर करें और इसकी अहमियत को बरकरार रखें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर जो है तलबा व तालिबात की जानिब से कि इस तरह की जो नुमाइश है इसको और प्रमोट करना चाहिए और मुस्तकबिल में भी इस तरह की नुमाइश का ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने अपडेट किया।